सर अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस को मिला करके न्यू स्कीम के अंदर सिलेबस बना दिया गया आईसीए के द्वारा एडवांस अकाउंटिंग का, जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, इतना लेंथी सिलेबस है, मैं कैसे करूंगा, कैसे अपने एडवांस अकाउंटिंग को पास कर पाऊंगा। और साथ साथ अभी एमसीक्यू जो हैं वो किस तरीके के आएंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेक्शन वाइज वेटेज भी डिस्कस करने वाला हूँ एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के लिए जो आईसीए ने रिलीज किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग को कैसे करना है ताकि हम एग्जामिशन लेके आ पाए। तो हाउ टू स्टार्ट एडवांस अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। हाँ जी, तो आपके आईसीए ने क्या करा है बेटा, पूरे के पूरे सिलेबस को एडवांस अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांट दिया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। हाँ जी, मॉड्यूल 1 में अगर मैं देखूं तो मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 1 में है सबसे पहले थ्योरी, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड में कौन से आएंगे, जैसे कि AS1 आ गया है ना, डिस्क्लोजर का है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला आ गया, उसके अलावा AS17 आ गया सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 आ गया रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, उसके अलावा AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन से बेस्ड जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके मॉड्यूल 1 में आ गए हैं। अब मॉड्यूल 2 की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 2 में सबसे पहले आएंगे एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका इन्वेंट्री AS2, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जैसे कि आपका AS10, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे कि AS13, बोरिंग कॉस्ट जैसे कि AS16, लीजेस जैसे कि AS19। तो ये सारे के सारे आपके एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे मॉड्यूल 2 में। लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मॉड्यूल 2 में है, लायबिलिटी बेस्ड जैसे कि AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स या AS29। अब ऐसे स्टैंडर्ड्स जो इंपैक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो जैसे कि AS4, 5 ये वाले, AS11 ये आपके ये भी मॉड्यूल 2 में है। रेवेन्यू बेस्ड जैसे कि AS7, AS9, अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि AS12, AS14 और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि AS21, 23 एंड 27। तो ये आ गए आपके सारे के सारे मॉड्यूल 2 में, यानी कि कंसोलिडेशन वाला जो चैप्टर है ना वो हमारा मॉड्यूल 2 में है। उसके अलावा सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग सारे के सारे यहाँ पर हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बेस्ड है वो अपने मॉड्यूल 1 में है। अभी सिर्फ मैं सिलेबस समझा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा किस सीक्वेंस में करना है आपको। मॉड्यूल 3 में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कि यहाँ पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, साथ ही साथ आपका बैलेंस शीट वाला चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज ये आपका यहाँ पर है। इसके अलावा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन एंड ब्रांच अकाउंटिंग, ये है मॉड्यूल 3। अब बेटा अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं देखूँ सेक्शन वाइज वेटेज के हिसाब से भी, तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं इनकी वेटेज है आपकी सारे चैप्टर्स की मिला करके 35 to 45% की, यानी कि 35 to 45 मार्क्स के ये 5 चैप्टर आ जाएंगे बड़े बड़े। जी हाँ, जिसमें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आ गया, बायबैक आ गया, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन एंड ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग वेटेज जो है वो 5 to 10% की है, यानी कि 5 से 10 नंबर का है, और बाकी 30 to 35% ये 4 चैप्टर है। तो इस बात से मेरे को ये बात समझ आती है कि यार ये ना थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है ना वो मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करना है, आपको मॉड्यूल 1 से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 से। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एक आसान चैप्टर ले लिया, एक टफ चैप्टर ले लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज स्टार्ट करा अपना CFS से, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करा, फिर बायबैक कर लिया, फिर रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, और रिकंस्ट्रक्शन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कर लिया, फिर अमलगमेशन कर लिया, फिर ब्रांच अकाउंटिंग कर लिया, और इस तरीके से सबसे पहले मॉड्यूल 3 कर लिया। मॉड्यूल 3 करते ही आप देखेंगे यार मेरे 40-45 नंबर का मेरा पेपर बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर को उठा लीजिए। यहाँ पर कम से कम ये आप नाना करते भी बेटा 10 नंबर का आराम से आएगा, 10 से 15 नंबर का कंसोलिडेशन वाला चैप्टर आएगा, जिसमें AS21, AS23 और 27 आ जाएंगे, तीनों के तीनों। तो उसके बाद आपको ये करना है, मेरे को पता है मैं थोड़े पहले आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स बड़े वाले चैप्टर्स बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी ये बहुत ज्यादा फायदा करेंगे आपको। यहाँ पर आपको लगभग मैक्सिमम अकाउंटिंग आपको समझ आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में क्या करना है, उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, अभी सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपको मॉड्यूल 3 करने में 10 से 15 दिन लगेंगे, बट आराम से आपको एक एक चीज करनी है, इसके अंदर कंसेप्ट को अच्छे समझना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, रिवीजन करनी है, सब कुछ करना है। 10 से 15 दिन में आपका मॉड्यूल 3 आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स कर लिया, इसके अंदर लगेंगे कम से कम 5 दिन। उसके बाद आपको आना है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अब सर बाकी तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्या सारे एक एक करके स्टार्ट कर दो मॉड्यूल 1 से? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। आपको ना सबसे पहले मॉड्यूल 2 के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा दिए। मॉड्यूल 2 में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करिएगा। सबसे पहले अपने चैप्टर्स कर लिए, फिर रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है, यानी कि AS7-9 आसान है, ये हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आने लगेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप अब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा आपको सबसे पहले एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि AS2, 10, 13, 16 ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करिएगा। फिर लायबिलिटी बेस्ड करिएगा, फिर इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद की थ्योरी।
तो आपकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए कि मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 2 के अंदर रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और उससे पहले कंसोलिडेशन वाला चैप्टर, और उसके बाद बाकी सारी चीजें बड़े आराम से आपका सही तरीके से निपट जाएंगी। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने की एक प्रेजेंटेशन होती है, एक तरीका होता है, वो आपको सही तरीके से फॉलो करना है। इसके लिए आप हमारी पीपी बुक के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं। पीपी बुक के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आज तक उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे या उस किसी चैप्टर पे जो भी बने आज तक, सारे क्वेश्चन आपको पीपी बुक में एक जगह मिल जाते हैं। चाहे वो कितने ही पुराने पास्ट एग्जाम में आया हो, चाहे वो कहीं भी पूछा गया हो, किसी भी आरटीपी में आया होगा, किसी भी एमटीपी में आया होगा, कहीं भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीपी बुक में मिल जाते हैं। तो पीपी बुक आपको मिलती है हमारे कोर्स के साथ। तो आपने अभी तक अगर स्टार्ट नहीं करी है स्टडीज, तो आप एडवांस अकाउंटिंग का हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आपको पीपी बुक मिल जाएगी जो बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो जिसको चाहिए कि यार मेरे को प्रॉपरली एक स्टडी मटेरियल मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, एक काउंसलिंग सेशन मिल जाए, रेगुलर मेरे डाउट पूछे जाए, तो आप कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप सीक्वेंस समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। हाँ जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको ध्यान देना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर लाना आसान जितना है उतना ही ज़्यादा टफ है। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, आपको पूरा आता है, मार्क्स मिलेंगे 5 में से 2 नंबर, और आपको पूरा आता है और आपने सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। थ्योरी है एक टाइप की, बट तब भी पूरे नंबर लाना बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको ये नहीं करना है कि यार मैंने कंसेप्ट कर लिया मेरा हो गया। आपको साथ साथ स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन होने चाहिए उस चैप्टर के, जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड सारे होने चाहिए, आरटीपी सारे के सारे होने चाहिए, और एमटीपी होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 8 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, आरटीपी पिछले 4 सालों के आरटीपीस, एंड पिछले 2 सालों के एमटीपीस, ये आपको मिनिमम करना ही करना है। आपको लग रहा है यार ये तो कई सारी जगह इकट्ठा करना पड़ेगा चीजें, तो वही बेटा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में 8 साल क्या 20-20 सालों के आपको आरटीपी एमटी पास एग्जाम सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पीपी बुक आपको हमारे कोर्स के साथ मिल जाती है, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। अब बात आती है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको बताया कंसेप्ट करना है। कंसेप्ट को आप बेटा बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने रटवा दिया, आपने रट लिया और हो गया, नहीं। एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, नहीं होगा भाई, पास नहीं होगी। फिर आपको लगेगा पेपर टफ है, पेपर टफ नहीं होगा, आपको बस तरीके से चीजों को करना है। कंसेप्ट, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, परफेक्ट प्रैक्टिस से करनी है। जी हाँ, परफेक्ट प्रैक्टिस से करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस जो आपको कोर्स के साथ मिल रही है, परफेक्ट प्रैक्टिस, या फिर आपको आईसीएस स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटी पास्ट एग्जाम, सारे के सारे चीजें करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर का 2, हर एक चैप्टर के मिनिमम 2 टेस्ट देने ही देने हैं बेटा, तभी जाके पता लगेगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन लेवल है, किस तरीके से आपकी स्टडी आगे बढ़ रही है। सर टेस्ट तो हमें मिलते ही नहीं, तो बेटा आपको हमारे कोर्स के साथ हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के 2-2 टेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा फुल कोर्स टेस्ट मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 10-10 कम से कम मिनिमम, जो आप पहले दिन भी चाहें तो जाके दे सकते हैं। मेरे को पता है अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, बट आप वो कभी भी दे सकते हैं, और आपको विद इन 5 to 7 डेज वो सारे के सारे टेस्ट पेपर चेक होकर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रद्दी खट्टी हो रही है और फिर आपको मिले ही नहीं कभी टेस्ट पेपर। आपने टेस्ट सबमिट करा, उसके विद इन 5 to 7 डेज आप कभी भी, आपने टेस्ट सबमिट करा कभी भी, और उसके विद इन 5 to 7 डेज आपको पेपर चेक होकर मिल जाएगा। और इन टेस्ट पेपर्स की खास बात क्या है कि आप कभी भी टेस्ट पेपर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है, तो अब आज आपने क्या करा, आपने चैप्टर को पढ़ा, आपने कल टेस्ट दिया, कल टेस्ट देने के बाद उस विद इन 5 to 7 डेज आपको चेक होकर मिल जाएगा। किसी बच्चे ने 2 महीने बाद कोर्स लिया, तो वो वाला टेस्ट वो 2 महीने बाद भी दे सकता है, मतलब कभी भी दे सकते हो, सवेरे, दिन में, शाम को, रात को। यानी कि अगर कोई वर्किंग है या कोई और कुछ कर रहा है, आपकी कॉलेज है, तो आप कभी भी टेस्ट दीजिए, कभी प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको टाइमली बेसिस पे रिवीजन करनी है। सिलेबस मेरे को पता है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट अगर रिवीजन टाइमली नहीं होगी ना, तो बेटा कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4-3-3 या फिर 40%, 30% एंड 30% वेटेज रखी है। यानी कि 40% वेटेज होगी। अगर आप 100% कोर्स करने का बात करते हो ना, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, उसे 100% कैसे करना है, सबसे पहले उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। ऐसा नहीं हो कि टीचर के नोट्स पर डिपेंड हो, खुद से सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है, या फिर आईसीएस स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटी पास्ट एग्जाम, देन टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के लिए और वो टेस्ट चेक होके मिले, टेस्ट चेक होने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, और टाइमली बेसिस पर रिवीजन करनी है। यानी कि हफ्ते में 1 दिन तो रिवीजन का फिक्स है ही। उसके अलावा जब भी मैं नया चैप्टर पढ़ूंगा, पुराने वाले को पहले रिवाइज कर लूंगा। यहाँ पर रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जितना ज्यादा सिलेबस वास्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा आपको रिवीजन यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एडवांस अकाउंटिंग में सबसे जो मूल मंत्र होगा वो यही होगा, प्रैक्टिस एंड टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट दीज 3 थिंग्स यू कांट एबल टू क्लियर द एडवांस अकाउंटिंग पेपर विद एग्जिबिशन। तो ये तरीका रहेगा आपको एडवांस अकाउंटिंग के पेपर को क्लियर करने का। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई हैं, और आप हमारे सी एंटर 3.0 कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, जो इंडिया बेस्ट सेलिंग कोर्स है। इसके अंदर आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, जो हर एक मंथ आपका लाइव बैच आता रहता है। इसके अलावा डाउट क्लासेस, डाउट सेक्शन के अंदर आप थ्रू डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, और टेस्ट पेपर्स, परफेक्ट प्रैक्टिस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं।
तो आप जाइए कोर्स के अंदर एनरोल हो जाइए अगर अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं करी है, और अपनी तैयारी को एक लेवल अप करिए और मई 2024 का अटेम्प्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री श्याम।